अच्छा, अब आज हम बेसिकली कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने करते करते हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि जी लैन वैन मैन कैन तक आ गए थे, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि जो टोपोलॉजीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं। तो स्टार टोपोलॉजी जो है उस पर काम हो रहा है या मैश टोपोलॉजी पे काम हो रहा है। अब उस पर जो हमारे पास केबल यूज़ हो रही है वो हमने बात की थी कि केबल जो है वो या तो कैट 5 पहले यूज़ होती थी, तो वो 100 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करती थी। और उसका एक इशू ये भी था कि 80 मीटर्स के बाद उस पर एनी हाउ रिपीटर यानी सिग्नल उसके कम होना शुरू हो जाते थे। सिग्नल को रीबूस्ट करने के लिए हमें स्विच लगाना पड़ता है, ठीक है। अब स्विच में आज हम कुछ थोड़ी और दो चार चीज़ों की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। तो हमारे पास एक ज़माने में सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने स्टार टोपोलॉजी की बात की तो हमने एक सर्वर लगाया और एक सर्वर के साथ जब हमने मुख्तलिफ स्टेशंस को कनेक्ट करने की बात की तो उस स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए हमने एक बीच में हमें एक डिवाइस चाहिए थी जो कि कनेक्ट कर रही थी सिस्टम के साथ मुख्तलिफ पोर्ट्स को, ठीक है, सॉरी, और पोर्ट से फिर वो आके कनेक्ट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। यानी एक ये वाली जो बीच में डिवाइस है, तब से पहले शुरू में इस डिवाइस को हमने जो नाम दिया दैट इज बेसिकली अ हब। अब हब जो है था, हब पुराना हब, इसमें हब में एक हब वो था जो कि सिंपल पैसिव हब था, ठीक है। पैसिव हब वो जिसके अंदर कोई करंट नहीं, कुछ नहीं, आपने यहां से एक कनेक्टर लगाया, आगे दो कनेक्टर निकले हुए थे, वो उसको आगे ले गए। तो एक समझ लीजिए अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि पानी आ रहा है एक पाइप में और आगे आप दो पाइप लगा देंगे तो पानी आगे दो पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसे ही करंट का जो करंट डाटा लेकर आ रहा है उसको, इवन दो कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा हब दिखाऊं जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मली इस किस्म की एक वो हो और फिर एक दो यहाँ पर हमारे पास इसमें वो लगे हुए हो, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जब यहाँ पे हमारे पास पीछे से ट्रैफिक आएगा तो वो दोनों तरफ भेज देगा ना चाहते हुए भी। हालांकि हो सकता है कि कनेक्शन आगे जाके किसी यूजर के साथ यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर वो यूजर के पास जा रहा होगा जो कि डिस्कार्ड होगा सिग्नल, तो ओवरलोडेड ट्रैफिक होगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही हब जो थे जब वो पैसिव थे तो वो सब जगह भेज देते थे, ओवरलोडेड ट्रैफिक हो जाता था। फिर इनका मसला ये था कि करंट की वैल्यू को वो कम कर देता था। तो इनके बाद इन्होंने थोड़ा सा काम ये किया कि उन्होंने कहा यार कम से कम ऐसा तो हो कि जितना करंट यहाँ आ रहा है उतना ही दोनों तरफ चला जाए। तो इसकी जगह एक्टिव हब आना शुरू हो गया। एक्टिव हब में पहली दफा उस हब डिवाइस को भी करंट दिया गया, यानी उस डिवाइस को भी करंट दिया गया ताकि जो पीछे से करंट की वैल्यू इसमें आ रही है वो दोनों तरफ साइमल्टेनियसली सेम करंट जाए आगे, ठीक है। वो एक्टिव हब था, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या थी कि वो सब जगह भेज देगा। अगर यहां पर 8 पोर्ट हैं, अगर यहां पे 8 पोर्ट होती है फॉर एग्जांपल, तो वो आठों की आठों जगह पे भेजेगा। अब मेरी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उसने कहा मुझे बताओ भाई आठों जगह जाके देख लो कहाँ आ रहा है रास्ता, तो मैं हर जगह आखिरी एंड तक होकर आऊंगा। तो नेसेसरी एफर्ट, अननेसेसरी एफर्ट, अननेसेसरी जो है वो ट्रैफिक, अननेसेसरी आपके पास जो है ओवरलोडेड, ठीक है, ट्रैफिक, और अनरिक्वायर्ड सबसे बड़ी बात, तो आपकी एनर्जी भी ज्यादा जाया हो रही है, ठीक है, बिल भी ज्यादा आ रहा है और फायदा कुछ नहीं, मैनेज नहीं हो रहा कहीं से भी ट्रैफिक। तो उसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट आया, अच्छा फिर एक मसला ये था कि एक हद तक जैसे कि कैटेगरी 5 की हम बात कर रहे हैं, कैट 5 यूटीपी केबल, कैट 5 का मैंने आपको बताया था ना यूटीपी केबल जो होती है, तो कैट 5 यूटीपी केबल जो हुआ करती थी उसके अंदर एक तो 100 मेगाबिट पर सेकंड तक डेटा जाता था। एक चीज तो ये उसके अंदर थी 100 मेगाबिट पर सेकंड तक की मैक्सिमम रफ्तार, और 80 मीटर्स के बाद आपको बूस्ट करना पड़ता था सिग्नल को। तो डिजिटल सिग्नल को जब आप बूस्ट करते हैं तो उसको, उस डिवाइस को कहते हैं रिपीटर।
एनालॉग सिग्नल को बूस्ट करेंगे तो उस डिवाइस को कहते हैं एम्पलीफायर, ठीक है, और डिजिटल सिग्नल्स को बूस्ट करेंगे तो उसको कहेंगे रिपीटर। काम दोनों का सेम है। अब मसला ये था कि जब जहां पर अगर हम ये देखते थे कि सिग्नल लो हो रहा है, अगर हम यहां से सिग्नल को लेके चले और यहां से हम सिग्नल को फर्ज करें आगे वो बढ़ता जाता है और 80 मीटर के बाद लो हो रहा है, तो इस जगह के ऊपर मुझे यहां पर 2 डिवाइसेस लगाना पड़ती थी उस जमाने में, एक रिपीटर और एक हब। कॉस्ट अगेन इंक्रीज हो जाती थी उसकी, ठीक है। लेकिन जब स्विच आया, कैट 5 की दुनिया में ही स्विच आ गया, स्विच क्या कर रहा है अब? स्विच की कहानी डिफरेंट हो गई। पहली चीज तो कि स्विच के अंदर ही रिपीटर था, सही है। पहली चीज क्या हो गई, स्विच के अंदर ही रिपीटर मौजूद था और उसके अंदर जितनी भी पोर्ट्स थी वो ऐसे काम नहीं कर रही कि जनाब कि मैंने यहां से अगर कोई अगेन कोई कनेक्शन ऊपर से आ रहा है तो वो सबको भेजना शुरू कर देगा, बल्कि हर पोर्ट के लिए अपना एक कंटेनर सिस्टम है, ठीक है। हर किसी को नहीं भेजेगा वो। यहां पर जब दूसरा कंप्यूटर यहां पर लगा हुआ है तो अब स्विच के अंदर एक खुसूसियत होती है जो आगे हम पढ़ेंगे कि हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। वो क्या होता है वो आगे मैं बात करूंगा उसके ऊपर आज कि व्हाट इज मैक एड्रेस, एंड दैट इज यूनिक एड्रेस ऑफ एवरी डिवाइस, ठीक है। तो स्विच का भी जो पोर्ट एड्रेस है वो मैक उसका भी होता है यूनिक। तो इस स्विच को यहां ये पता होता है, यहां पर एक समझ लीजिए एक ऐसी इंटेलिजेंट सी पार्ट लगा हुआ है जो ये इसको बता रही है कि भाई अगर इन केस तुम यहां से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कहां जाना है, यानी कि ये जो मैसेज आया है किस डिवाइस के लिए है तो वो उसी पोर्ट पर उसको भेजेगा, ये नहीं कि सबको भेज दे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मेन हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस में डाक आ गई। अब उन्होंने कहा यार ये गुलशन की डाक है, ये गुलिस्तान जौहर की डाक है, ये जो है डिफेंस की डाक है। तो वो पहले क्या करेंगे, जो सब स्टेशन है डिफेंस का पहले उसको भेजेंगे सारी डाक, और मेन हेड ऑफिस गुलशन का वहां भेजेंगे, गुलिस्तान जौहर को भेज देंगे, वहां चली जाएगी। अब वो कहेंगे किस किस इलाके की डाक है, तो उनके सिस्टम कमरे बने हुए थे। वो कहते हैं 13D की है, 13D1 की है, 13D2 की है, 13D3 की है। फिर वो पोस्टमैन आता है और वहां से वो अपने अपने एरिया की डाक उठाता है, वहां तक जाता है। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसी सिस्टम नेटवर्क है। नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा आता है वो डेटा बाकायदा तौर पर पूरे उस पर आ गया, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पहले से उसको पता होगा कि कौन सा मैक कहां है और ये किस मैक के लिए ये डेटा आया है, तो मैं उसको वहीं भेजूं, बजाय मैं सबको भेज दूं, बजाय मैं सारी डाक उठा के पहले कहूं गुलशन वालों को भाई तुम अपने छांट लो, फिर ले जाओ गुलिस्तान तुम छांट लो, तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, और दूसरे आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल है, सही है। तो इस चीज के लिए आपको करना बहुत मुश्किल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्लास में हूँ। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कल आ जाए 7 बजे से पहले, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इस तरीके से क्या है, स्विच काम कर रहा है। अच्छा, अब स्विच में भी और कैटेगरी है। एक स्विच है सादा स्विच जो 100 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करता है, जो कैट 5 के लिए था। फिर क्या हुआ कि कैट 6 आ गई मार्केट में। अब कैट 6 जो यूटीपी केबल है और कैट 5 में फर्क क्या है? फर्क आपको वैसे तो नजर नहीं आएगा बताया, क्योंकि दोनों के अंदर 8 वायर्स ही हैं, तो कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन ये सिग्नल को डैम करेगा 500 मीटर के बाद, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसकी स्पीड 1000 कम से कम मेगाबिट पर सेकंड तक जाएगी, कम से कम। और अगर अच्छी यूटीपी 6 है तो ये 1.5 GB तक भी जा सकती है,
यानी क्वालिटी इसकी अगर और अच्छी है तो गीगाबिट पर सेकंड पर 1.5 यानी 1500 मेगाबिट पर सेकंड तक भी जा सकती है। तो ये वो स्पीड है जो फाइबर स्पीड है नॉर्मली देखा जाए, ठीक है ना। तो आमतौर पर जो अभी जो रिसेंट UTP 6 आ रही है वो 2 गीगाबिट पर सेकंड तक जा रही है, अच्छी कंपनी की। नॉर्मल कंपनी की बहुत जो है वो ऐसे ही 1000 तक जाती है। लेकिन अब आपको अगर केबल आपने लिया UTP लेकिन स्विच लगा हुआ 100 मेगाबिट पर सेकंड तो स्पीड तो वही रहेगी। तो आपको स्विच भी वो लेना पड़ेगा जो 1 गिग का स्विच हो कम से कम। तो ये जो स्विच होगा ये लेयर 2 का स्विच कहलाएगा। अब लेयर 2 क्या होती है ये हम बताएं आगे, अभी आज डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। लेयर 2 का फिर लेयर 3 का स्विच होता है। अब ये स्विच है, लेयर 1 का स्विच भी काम करेगा, 1 गिग पे काम करता है, लेकिन लेयर 2 के जो स्विचेस हैं आमतौर पर जो अब अवेलेबल है सिस्को के या उसके जो भी हैं वो सारे स्विचेस जो हैं वो मैनेज्ड स्विचेस हैं। मैनेज्ड स्विच क्या है कि स्विच का भी एक कंसोल वायर होती है और हम स्विच की भी पोर्ट एड्रेस चेंज कर सकते हैं, स्विच का IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैक एड्रेस तो किसी का चेंज नहीं कर सकते। मैक एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट है। मैक एड्रेस देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी कहानी का, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है, ठीक है। इसमें से हो क्या रहा है, इसमें से जो 16 बिट है वो कंपनी ने डेडिकेट कर दिया आपको, ठीक है। 16 बिट का लाइसेंस कंपनी आपको देती है। वो कौन है? IEEE वाले, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो असाइन करवाते हैं किसी कंपनी को। अगर लैन कार्ड बनाना है आपको तो आप लैन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं, आप लैन चिप बनाते हैं। तो लैन चिप जो है उसका मैक एड्रेस, अब आपको एड्रेस असाइन कर दिया, फर्ज करें हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। तो आपने 8 वैल्यू हेक्साडेसिमल की यूज की और 8 यूज कर ली आपने, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटर से चलेगा, तो बिलियंस ऑफ लैन कार्ड आप बना लेंगे उसके अंदर, ठीक है, जो कहते हैं वो बनाते भी नहीं है। अब क्या है, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में भी लैन कार्ड मौजूद है और अलग से भी मिल रहा है। अब दूसरा रह गया आपके स्विचेस, राउटर्स, उसके लिए पोर्ट चाहिए, ठीक है। तो उन सब का मैक एड्रेस यूनिक होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंपनी लाइसेंस नहीं ले लेती, ठीक है ना, वो ना लैन कार्ड बना सकती है, ना साउंड कार्ड, ना फैक्स कार्ड, ना मदरबोर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब आप नहीं बना सकते जब तक वह लाइसेंस नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस, सिर्फ कंप्यूटर की बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए इंजीनियर होना लाजमी है आपको, PEC की मेंबरशिप लाजमी है आपकी, फिर इंटरनेशनल मेंबरशिप आपकी होगी, फिर आपको वो लाइसेंस मिलेगा, फिर आप वो IC बना सकेंगे या चिप बना सकेंगे। इसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग सिलिकॉन वैली के लिए, क्यों सिलिकॉन वैली यहाँ बन जाए ताकि हम भी लाइसेंस होल्डर होकर हम अपनी जनरेशन कर सकें। तो मैनेज स्विचेस में अब आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब क्या मैनेज करेंगे, अभी ये बात समझ में शायद नहीं आएगी, बाद में आएगी जब आप IP एड्रेसिंग समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपके पास स्विच और हब में क्या फर्क है। अब ये हमारे पास लेयर 2 का जो स्विच है मजीद इंटेलिजेंट हो गया है, ठीक है। फिर लेयर 3 का और इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो मजीद स्विचेस, इसके अंदर हब स्विचेस आना शुरू हो गए। अच्छा, अब क्या है जनाब, जैसे मैंने बताया था कि दो आपके पास फर्ज करें वो है बिल्डिंग्स हैं और उन दो बिल्डिंग्स को आपस में मुझे मिलाना है। तो उन मिलाने के लिए मेरे पास एक ज़माना था अगेन कि जब हमें ब्रिज की ज़रूरत होती थी। ब्रिज क्या कर रहा था, जो ब्रिज होता था वो दो बिल्डिंग को मिला रहा है, एक्चुअली यही मकसद है ना इसका
लेकिन मिलाएगा कैसे? तो ये एक नेटवर्क है N1, ये दूसरा नेटवर्क है N2। दो अलग नेटवर्क की आपस में बातचीत कराने के लिए यहां पर इसको हैंडशेक कराना पड़ता था। ठीक है, हैंडशेक कराने के लिए उसका एक अलग आईपी है, इसका एक अलग आईपी, दो आईपी को आपस में बातचीत करवानी है विद सम ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऐसे नहीं हो जाएंगे हैंडशेक, बल्कि आप उसे ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, एक्सेस देंगे, ग्रांट करेंगे, टोकन देंगे जब भी जाएगा वो। तो ये सारे काम की देंगे, की असाइन करेंगे। ये सारे काम जो हैं पहले वो ब्रिज के अंदर होते थे, लेकिन ब्रिज में एक चीज ये थी कि वो सिर्फ दो ही नेटवर्क को आपस में मिला सकता था। जब दो से ज्यादा नेटवर्क की आपस में बातचीत करानी पड़ गई तो उसकी जगह हमने कहा भाई ये तो मसला है, दो ही हमारे पास नेटवर्क तो नहीं हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे बात कराएं? तो रूट डिफाइन करना पड़ेगा सबका। तो रूट को डिफाइन करने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसको किससे बात करनी है? दो नेटवर्क को, तो वो राउटर होगा जो उसको बताएगा, जो आप बताएंगे उससे बात करेगा। जो डिस्टेबल को डिस्टेबल से बात कराएंगे, स्टेबल से बात करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रूट से राउटर निकला है। तो ये तो हो गई वो बातें जो हमने यहां पे करनी थी। अच्छा, अब आ जाइए कि हमारे पास ये है OSI रेफरेंस मॉडल। अब ये क्या चीज है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल किसका बना हुआ है? ये दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है IOS, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, IOS, और इनके स्टैंडर्ड ISO के नाम से मशहूर होते हैं, जैसे ISO 9001, ISO 27001। ठीक है, अब क्या है, ये जितने भी ISO के स्टैंडर्ड या IOS के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे स्टैंडर्ड जो है नॉर्मली आपके पास इस तरीके से काम करते हैं कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई। जब दो कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी थी, तो वो दो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के लिए भी आपस में कोई ना कोई सिस्टम होगा ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे और आपको बातचीत करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे और आपको बातचीत करनी है, तो मैं और आप जब बात करेंगे तो उस बात को समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जो लैंग्वेज है असल में वो हमारे दिमाग को समझ में आ रही है। तो जो लैंग्वेज हमारे दिमाग को समझ में आ रही है वो असल में है प्रोटोकॉल। क्या है वो? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी आप कोई काम करेंगे, देखे ना प्रोटोकॉल कहते हैं फौज का प्रोटोकॉल, ठीक है ना, फला चीज का प्रोटोकॉल। वो क्या है प्रोटोकॉल? वो प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली रूल है। दो चीजें आपस में जब बात करेंगी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तो वो रूल अगर आपको समझ में आता है तो आप समझेंगे, उसके बाद वरना नहीं समझेंगे। अगर मैं आपसे अभी फ्रेंच बोलना शुरू कर दूं तो बाद में वही करना होगा जो अभी कर रहा हूं।
लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि आपको फ्रेंच का प्रोटोकॉल नहीं आता। लेकिन इंग्लिश में करना शुरू कर दूं तो बात समझ में आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश, you know the protocols of the English grammar and English. That's why you can your mind can be easily understand. Otherwise और कोई चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही दो मशीन हैं, जब दो मशीन की आपस में बातचीत होगी तो उन मशीन को, एक मशीन को दूसरी मशीन की बात समझने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल से गुजारना पड़ेगा, वरना द मशीन कैन नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब वो क्या प्रोटोकॉल है? सबसे पहले तो हमारे पास एक 7 लेयर का OSI मॉडल है। सेवन लेयर का जो OSI मॉडल है, एक्चुअली ये इन्होंने एक ऐसा मॉडल बना दिया है जिससे सारे के सारे प्रोटोकॉल बन रहे हैं। ठीक है ना? जैसे दुनिया में कुछ बेसिक जबानें हैं जिनसे जबानें क्रिएट हुई, तो वो मेन जबान जो है वो 7 लेयर OSI मॉडल है। ठीक है ना? उर्दू जबान अरबी का भी जुमले रखती है, हिंदी के भी रखती है, फारसी के भी रखती है, टर्की के टर्किश भी रखती है, स्पेनिश भी रखती है, और अब तो इंग्लिश भी रखती है। सही ना? तो वो जनाब क्या है, वो डिराइव हुई है एक नई लैंग्वेज से, तो वो नया प्रोटोकॉल बना के आई है, नए रूल्स के साथ आई है। बिल्कुल ऐसे ही जो OSI मॉडल है वो एक बेसिक मॉडल है नेटवर्क की दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में, फॉर कंप्यूटर्स, फॉर द मशीन्स टू टॉक विद ईच अदर। ठीक है ना? अब उससे कई प्रोटोकॉल बने, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि OSI मॉडल जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है? OSI मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, तो OSI मॉडल को देखते हैं। ये नजर आ रहा है आपको साइड पे? एक तो ये बड़ा मसला है, इसको फुल खोलने बड़ा हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, ये आ गया ना, तो नजर आया। 7 आप लेयर देख रहे हैं। ठीक है? पहली लेयर, दिस इज लेयर 1, नीचे से शुरू होगी, नजर आ रही है ना सबको? ऊपर तक जा रही है, 7 लेयर है। इनको 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। पहली लेयर है लेयर 1, दैट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या कर रही है कि ये देख रही है कि सबसे पहले क्या आप और दूसरा कंप्यूटर एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड है, यानी आपने वायर लगाई इधर और स्विच में बेशक वायर लगी हुई है, तो क्या ये दोनों फिजिकली कनेक्टेड है? अच्छा, अब फिजिकली कनेक्टेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवाज लगानी पड़ेगी उसको, पहले वाले को, कि भाई हो, वो कहेगा हाँ हूं, तो वो हो के लिए वो एक सिग्नल भेजेगा। उस सिग्नल को कहते हैं स्ट्रोब सिग्नल। क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर ये, दूसरा कंप्यूटर ये, पहले कंप्यूटर की लेयर, फिजिकल लेयर चेक कर रही है इस लेयर को, इस वाली जगह को, कि तुम हो, तो उसने कहा हाँ मैं हूं। क्या करने के लिए? सिग्नल भेजा उसने, और मुसलसल भेजता रहेगा
उस सिग्नल को कहेगा स्ट्रोब सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे सिग्नल भेजेगा। नेटवर्क लेवल पे क्या करेगा, कहेगा भाई जा रहे हो तो कुछ पता करते हुए आना कि नहीं, क्या कहना, पूछना उसका मैक एड्रेस क्या है और मेरा मैक एड्रेस ले जाओ। तो दोनों अपने मैक एड्रेस जो होते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा एड्रेस है जिसकी यूनिक आइडेंटिटी है, दुनिया में दूसरा किसी का भी नंबर नहीं होगा। अगर आपको मैंने अलॉट कर दिया तो दूसरे को अलॉट कर नहीं सकता मैं, क्योंकि अलॉट हो चुका है। और क्योंकि लाइसेंसिंग पे है इसलिए हो नहीं सकेगा, चिप बनेगी नहीं। और अगर किसी ने बनाई 2 नंबर तो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी, और जब कॉन्फ्लिक्ट करेगी तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, तो पता चल जाएगा दुनिया में कुछ लोग बैठे हुए चेक कर रहे हैं कि कौन कर रहा है 2 नंबर। ठीक है, एक जमाने में पाकिस्तान में ऐसा होना शुरू हुआ था, पूरी एफआई उठा के ले गई थी सदर की मार्केट में। यही कर रहे थे वो, मैक एड्रेस कॉपी करके अपनी चिप बना रहे थे। तो मैक एड्रेस चाहे आपका मोबाइल फोन हो, जिसको IMEI नंबर कहते हैं, ठीक है ना, एक्चुअली IMEI नंबर के पीछे मैक एड्रेस होता है, वो उसके ऊपर भी एक कॉपी है IMEI। अच्छा, अब मैक एड्रेस जब लेकर आप मेरा आए, यानी फिजिकल में अकेला तो कनेक्टेड नहीं हूं, बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैं कनेक्टेड हूं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं पूछता रहूंगा हाँ भाई हो, कहाँ हूं, मैं उससे पूछूंगा तुम हो, हाँ मैं भी हूं। तो जितने कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे नेटवर्क पे, वो एक दूसरे से पूछते रहेंगे हर वक्त कि तुम हो कि नहीं हो। एक दफा तो रजिस्टर कर लेंगे मैक एड्रेस। इस अमल को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं, कि मुसलसल सिग्नल भेजते रहे, रिसीव करते रहे, भेजते रहे, रिसीव करते हैं। और यही आपके सिग्नल कंप्यूटर पे जो निशान बना हुआ नहीं आता लिमिटेड एक्सेस का, वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप कनेक्टेड है नहीं। मैक एड्रेस भेजता जा रहा है, सिग्नल रिसीव करता है, भेजता है, रिसीव करता है। तो फिजिकल एड्रेस, फिजिकल लेयर का ये काम है कि वो ये काम करती रहे। अब फिजिकल लेयर क्योंकि नॉर्मली काम कर रही है कोएक्सियल पर, ट्विस्टेड पेयर पर, इवन दो कि फाइबर ऑप्टिक्स पर भी यही काम होगा, काम यही होगा उसका, सिग्नल भेजेगी। तो ये काम क्योंकि बिट्स में सिग्नल भेज रही है और रिसीव कर रही है, तो जो उसका स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड वो कहते हैं EIA 232, RS 232। और सोनेट किसके लिए, ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए, यानी फाइबर के लिए। बात समझ आ रही है? केबल के लिए RS 232 स्टैंडर्ड, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए सोनेट का स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नंबर बताता है खुद कि मैं क्या हूं। जैसे आप कहते हैं 2 पिन प्लग, तो वो खुद बता रहा है कि मैं 2 पिन का प्लग हूं। आप कहें 3 पिन प्लग, तो पूछेगा कौन सा 3 पिन प्लग, ब्रिटिश, यूनिवर्सल, पावर। तो स्टैंडर्ड अपने आप को खुद डिफाइन करता है कि मैं ये हूं। तो ऐसे ये डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि मैं ये हूं, और इनके मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो काम कर। X.21 फिजिकल लेयर का ही प्रोटोकॉल है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर वायर है, उस वायर के ऊपर सिग्नल जा रहा है। सिग्नल को एक काम दे दिया मैंने कि भाई मैक एड्रेस पता करके आओ, तो वो खुद ब खुद पता करके आ जाएगा। उसको बताना पड़ेगा ना कि तुम इस काम के लिए हो, तो वो X.21 में बताएगा उसको। और उसको मैं ये बता दूंगा कि भाई कितनी दफा जाओ, कितने सेकंड के बाद दोबारा जाओ, यानी कितने माइक्रो सेकंड के बाद जाओ, और क्या लेके तुम्हें आना है। हो सकता है डेटा भी आएगा तो वही लेकर आएगा ना डेटा, फाइनली तो वही ट्रैक है ना, ट्रक ही तो वही है ना जो आना जाना उसका काम है। तो हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस, ये भी इसका भी यही काम है कि अगर 1 गिग 2 गिग का वायर डला हुआ है तो वो हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस है, सीरियल है, डेटा ट्रांसफर होगा सीरियली, पैरेलली नहीं। कम्युनिकेशन सारी सीरियली होती है।
पैरेलल कम्युनिकेशन जिस दिन दुनिया में शुरू हो गई तहलका मच जाएगा, ठीक है ना। अब तक सारी सीरियल कम्युनिकेशन है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? पैरेलल एक साथ 8 बिट भेज रहा हूँ, एक ट्रेन आ रही थी उसके पीछे डब्बे लगे हुए, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे डब्बे एक साथ चले, ये पैरेलल है। तो फिर 8 पटरियां भी चाहिए होंगी, तो 8 कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होंगे, तो 8 सेंडर रिसीवर चाहिए होंगे, तो इसलिए वो बहुत महंगा है, पॉसिबल नहीं है। तो एक ही तरफ अभी एक ही लैन कार्ड लगा हुआ है, तो उसी पर डेटा एक ही ट्रेन की तरह आ सकता है। अब ये सीरियल इंटरफेस जब काम हो जाता है, जब ये चीज चेक हो गई कि अच्छा हाँ यार फिजिकल एड्रेस, फिजिकल लेयर अपना काम कर रही है, तो पहला तो ये सोचने की जरूरत है कि भाई पुल है ना, जा रहे हैं हम, पुल सही है, रोड सही है, रोड के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं, वहां भी चल रही हैं, तभी आप निकलेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप जो है वो उसकी दूसरी लेयर आपकी है, दैट इज डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या कर रही है? सेकेंड लेयर, दोनों तरफ होंगी ये, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ जाएगा वो डेटा होगा, और डेटा जो है वो बेतहाशा है आपके सिस्टम में, हार्ड डिस्क में भरा हुआ है आपने डेटा, या सर्वर में भरा हुआ है आपने डेटा, तो कहेगा भाई क्या सब भेजना है या कुछ भेजना है, कहां से कहां तक भेजना है? तो जहां से जहां तक भेजना है, ठीक है, वो वहां से वहां तक भेजने के लिए हार्ड ड्राइव से या सीडी रोम से या सर्वर से उसका कोई स्टार्ट एड्रेस होगा, ठीक है, जिसको भेजना चाह रहे हैं आप कि ये डेटा भेजना है, और कहां तक भेजना है उसका कोई एडिटर होगा। भाई किसी एड्रेस पे ही पड़ा होगा ना डेटा तो ऐसे नहीं पड़ा होता, डेटा तो किसी एड्रेस पे पड़ा हुआ होगा। तो हार्ड डिस्क का एड्रेस क्या है जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, और फिर भेजने के साथ साथ स्टार्ट एड्रेस का मतलब है कि इसके बिगिनिंग ऑफ फाइल क्या है, इसको कहते हैं BOF, बिगिनिंग ऑफ फाइल, पहला एड्रेस फाइल का जो आप भेजना चाहते हैं, और कहां तक भेजना चाहते हैं, एंड ऑफ फाइल। उसने कहा भाई ये मैं भेजना चाहता हूं, पहले तो अभी ये तय हुआ कि ये फाइल है, जो जाहिर बात है फाइल तो बिट्स में होगी, जमी हुई होगी वो, ठीक है। अब ये फाइल अगर आप भेजना चाहते हैं तो इसका स्टार्ट एड्रेस और इसका एंड एड्रेस जब आप इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा डेटा कितना है टोटल जो भेजना है। नहीं समझ आएगा? एक स्टार्ट एड्रेस, एक एंड एड्रेस, तो टोटल कितनी बिट्स हैं उसके दरमियान में, वो टोटल डेटा है जो भेजना है, ठीक है। अब इस स्टार्ट एड्रेस को सिस्टम क्या करता है, मेमोरी में जाके एक बेस एड्रेस बनाता है, जिसको कहते हैं ऑफसेट एड्रेस। मेमोरी में, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में ऑफसेट एड्रेस पे ले जाके ये डेटा कहता है यहां पे रखा जाएगा, ऑफसेट एड्रेस, बेस एड्रेस, और ये उसका लास्ट ऑफसेट एड्रेस होगा। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डेटा डायरेक्ट हार्ड डिस्क से नहीं उड़ जाता, बल्कि हार्ड डिस्क के लिए भी एक मखसूस मेमोरी में जगह है। पहले वो हार्ड डिस्क से मेमोरी में आता है, फिर मेमोरी से लैन कार्ड पे जाता है, और फिर लैन कार्ड से निकलता है बाहर। तो प्रोसेसर को ये पता होता है कि कितना डेटा उठा, कितना डेटा मेमोरी में आया, मेमोरी से लैन कार्ड से कितना डेटा गया, कितना बाकी है, ठीक है। अब ये ऑफसेट एड्रेस जब इसको बताता है तो कहता है जी एट्रीब्यूट भी बता दो, इसका क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, ये फाइल है क्या ये कोई JPEG पिक्चर है, क्या ये कोई टेक्स्ट है, क्या कोई वीडियो है, एट्रीब्यूट तो वही होगा ना उसका। तो ये फाइल के अंदर ही मखसूस किस्म के कोड होते हैं जो उस फाइल की प्रॉपर्टीज बता रहे होते हैं।
कि मैं ये हूं, मेरा डेटा तो 10 में आ रहा है, अब मुझे तो नहीं पता है क्या ये। तो डेटा जब 10 के अंदर आ रहा है तो मुझे ये पता करने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ेगा ना तुम कौन हो। तो वो अपने आप को खुद अगर बता नहीं सकता तो बेकार है। तो डेटा लिंक लेयर सिर्फ ये कर रही है कि ये मैनेज कर रही है कि डेटा कहां से उठाना है और कहां पे जो है ना वो डेटा को कहां तक उठाना है, कहां तक उठाना है, बस, और कुछ नहीं कर रही। सही, राइट इनफ। अब देखिए इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। पहला प्रोटोकॉल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी डेटा लिंक लेयर 2 में एड्रेस रेजोल्यूशन का मतलब एड्रेस को रिजॉल्व करना कि किस एड्रेस पे वो पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको पूरा बताया वो वही तरीकेकार है। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, अब ये क्या कर रहा है कि डेटा को लाइन बाय लाइन रख रहा है, पैकेट बनाएगा कि इतने पैकेट बनेंगे। आप कह रही ये 50 टन आटा भेजना है, 50 टन आटा डायरेक्ट तो नहीं उड़ जाएगा। वो कहेगा भाई इसकी कुछ बोरियां बनाओ, कितनी बोरियां बनेगी बताओ मुझे, और फिर कितने ट्रक लगेंगे ये बताओ मुझे। तो बिल्कुल ऐसे ही डाटा है। तो डाटा आपका एक साथ पड़ा हुआ है, आपने कहा इतना डाटा मुझे भेजना है, तो उस डाटा के कितने पैकेट बनेंगे और उसको कितने दफा में भेजा जा सकता है, ये सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये स्लिप ये काम करती है। फिर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। पॉइंट टू पॉइंट ये वो वाला पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, बल्कि ये वो पॉइंट टू पॉइंट है कि एक हार्ड डिस्क से निकल के मेमोरी तक डाटा बिल्कुल ठीक आ गया, फिर मेमोरी से निकल के लैन कार्ड का डाटा ठीक पहुंच गया है, फिर लैन कार्ड से निकल के वहां भी दूसरी जगह पहुंच गया है। इस बात की इंश्योरिटी किसी आदमी की लगाई जाएगी कि भाई ये देख लो कि सारा आटा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी बोरियां पहुंची उसी जगह पहुंची, कहीं और चली गई। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है वो ये काम करेगा कि वो हर जगह चेक करेगा, हर वेसिनिटी पे चेक करेगा। अब जब ये काम भी हो गया डेटा लिंक के बाद, तो तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर कुछ इस तरह से काम करती है, आप ये समझिए। मिसाल के तौर पर कहाँ रहते हैं आप? धोराजी में। आप कहाँ रहते हैं? गुलशन। आप? गार्डन। आप? गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर जाने के यहाँ से कितने रास्ते हैं? तीन हो गए। कहाँ से बताओ? आगा खान वाला सीधा एक हिस्सा हो गया, हसन स्क्वायर सीधा दूसरा हो गया, नेशनल स्टेडियम बीच से हो गया, और तीसरा चौथा शारा फैसल से भी तो हो सकता है, और पांचवा लालू खेत से भी हो सकता है अगर बंद पड़ा हो सब कुछ। तो ये जो जितने तुमने रास्ते निकाले ना, पॉइंट जो तुमने गिनवाया मुझे अभी, शारा फैसल फला फला फला, ये सारे नेटवर्क पॉइंट है, और ये सारे रूट है जो तुम्हारे जहन में है, इसको हम कहते हैं राउटिंग। तो आप पहले से जब जाते हो तो आप सोचते हो मैं यहां से निकल जाऊंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं यूं कर लूंगा, तो आप अपना डेडिकेटेड पाथ बनाते हो ना। तो नेटवर्क की दुनिया में जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे। तो वो कहां से जाए, वो पहले से अपने पास एक पूरी आईपी स्कीम खड़ी कर लेता है। गेटवे कौन से होंगे, किन किन रास्तों से मुझे निकलना होगा, ठीक है, आईपी कहां, कौन कौन सी आईपी मेरे दरमियान में आएंगी। तो इसको हम कहते हैं कि यार ये आपके क्या है, नोड्स हैं। ये आपके क्या है, नोड्स हैं, मुख्तलिफ नोड। मैंने कहा यार ये मेरा गुलशन एक नोड है, जो नीपा एक नोड है, मिलेनियम एक नोड है। तो ये नोड है मेरे, इन नोड का कोई ना कोई एड्रेस है। तो आप अपना रास्ता वहां से चेंज कर सकते हो अगर आपको ट्रैफिक ज्यादा मिले। तो आप पहले से, जब याद रखिएगा, जब पहले से आप ये बात तय कर लें कि मुझे इन रास्तों से गुजर के दूसरी जगह पहुंचना है, तो इस चीज को हम नेटवर्क की दुनिया में कहते हैं वर्चुअल सर्किट, जो आरजी बनता है। क्या कहते हैं? वर्चुअल सर्किट। किस किस रास्ते से जाऊं, ठीक है ना। जैसे हमारे मोटरसाइकिल वालों को सुकून नहीं है, जहां ट्रैफिक जाम मिलेगा फुटपाथ पे चढ़ जाएंगे वो, तो उनका वर्चुअल सर्किट एक सेकंड में चेंज हो जाता है। अब वो क्या ढूंढते हैं, ये देखें, वो ये ढूंढते हैं
सबसे पहले तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको जो उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुलाकात करा रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मकसद कि मेरे पास एक अपना नेटवर्क था, मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे दूसरे का नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मैं अपनी मर्जी से अपने घर में जो जाए करूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे रोड पर कुछ फॉलो नहीं हो रहा होता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है अभी तो हमारी। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, हमारी तरह फुटपाथ पे चढ़ गए, बंदा चलने वाला मर जाए लेकिन उसको निकलना जरूरी है। ऐसे ही नेटवर्क फौरन अगर उसको ट्रैफिक जैम मिलेगा, वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा और घूम जाएगा, फौरन वर्चुअल सर्किट चेंज कर लेगा। ठीक है, अब वो जब चेंज करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना, इंडिकेटर नहीं, मतलब उसको मेन पे बताना पड़ेगा ना कि मैं कहीं चेंज कर रहा हूं। जाहिर बात है कि वो अपना सर्किट चेंज कर रहा है, तो वो इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल होगा जो अपडेट होगा, और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी अपडेट हो जाएगा। वो कह रहे भाई अभी साहब वहां से आ रहे थे, शारे फैसल ब्लॉक कोई भी, अब गुलशन से आ रहे हैं। अगर कोई बड़ा आदमी होगा उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी ना, तो नेटवर्क में तो हर आदमी बड़ा है, क्योंकि मैसेज जा रहा है, डेटा जा रहा है। तो जब डेटा जा रहा है तो वो डेटा जो है एनी हाउ अपने लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा और पहले से अपने राउटिंग को तय कर लेगा, पहले से तय कर लिया जाएगा। ये नहीं अभी वो गया नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ यहां पे, अभी सिर्फ ये तय हुआ है कि हाँ भाई रोड मौजूद है, कहां से कहां तक डेटा उठाना है ये भी हो गया। नेटवर्क लेयर ये बता रही है कि आप इन इन रास्तों से गुजर के, यहां कम ट्रैफिक है और आपको जैम नहीं मिलेगा, डेटा है ज्यादा, इनसे आप गुजरते हुए पहुंच जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं हुआ कि आप निकल के चले गए। अब चौथी लेयर जो कि क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ये वो ट्रक है जो आके खड़ा हो गया और वो कह रहा डालो सामान मैं ले जाऊं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का मतलब ये अब बाकायदा तौर पर ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, या ये वो ट्रेन है, या ये वो हवाई जहाज है, या ये वो शिप है जो आपका डेटा ले जाएगा। तो ये बाकायदा तौर पर एक कंटेनर है जो आपके पास आके खड़ा हो गया। अब आप कहेंगे जी ये इतने पैकेट लोड कर सकता है, इसको अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। किसी में 48 पैकेट लोड होते हैं, किसी में 54 लोड होते हैं, किसी में 115 लोड होते हैं। ठीक है, इनके नाम है मुख्तलिफ। कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपने सुना होगा ना, T0 की लाइन, T1 की लाइन, T2 की लाइन, T3 की लाइन, ये लाइंस हैं, यही वो लाइंस हैं जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो इतना लोड करके एक साथ ले जाएंगे। फाइबर ऑप्टिक की लाइन बहुत ज्यादा ले जाएगी, फास्ट भी है वो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में अब क्या होगा कि वो ट्रक लोड कर लेगा और बाकायदा तौर पर जितना कुछ लोड किया जाएगा उसकी दिक्कत पड़त होगी। क्या इसमें डेटा जो था वो 1000 पैकेट का था, पहले ट्रक के अंदर 100 पैकेट भेज रहे, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बाकायदा तौर पर क्या करेगा, इस चीज को बताएगा कि मैं 100 पैकेट लेके निकल रहा हूं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये बताएगा कि पैकेट के अंदर कितने बिट्स हैं। अब यहां वो बात उसको बताई जाती है कि कितने बिट पैकेट के अंदर है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को ये बात बताई जाती है कि तुम्हें जाना कहां है, यानी तुम्हारा हेडर, तुम्हारा फुटर, यानी तुम्हारे सोर्स एड्रेस और तुम्हारा डेस्टिनेशन का एड्रेस ये है। इवन दो के कौन बताएगा, नेटवर्क लेयर बताएगी इसको। नेटवर्क लेयर की तैयारी कर रही थी ना, पहले से पीछे तैयारी हो रही थी कि भाई पैकेट बना के रखो। कौन बना के रख रहा था, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ने उठा के किसको बताया, नेटवर्क ने कहा कि तुम्हें यहां जाना है, ट्रक आया और डेटा लिंक लेकर उठाओ या डालो और भेजो। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अब ये पैकेट लेकर जा रही, तो कौन निकल गया, उसकी इंफॉर्मेशन। उस पैकेट में क्या था, यूडीपी बताएगा। सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज SPX कि डेटा जब वहां पहुंचा तो वहां से एक्नॉलेजमेंट आई कि नहीं आई,
इस बात की भी तो निशानदेही करनी पड़ेगी ना उसको। तो ट्रांसपोर्ट लेयर असल में वो ट्रक है जो वहां से मूव कर गया डेटा को लेके। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर चली गई, आप खान साहब को कहा आपने, भाई साहब ये ट्रक ले जाओ लाहौर, सामान दे दिया तुमको। खान साहब 1 महीने बाद पहुंचे। भाई कहाँ रह गए थे आप? है ना, आपने कहा था सामान ले जाओ, ये कब तय हुआ कितने दिन में ले जाओ? हमारा मर्जी, हम कभी भी पहुंचे। यार ये बात तो सही है भाई, ये पकड़ने वाली बात है। तो ऐसे इंटरनेट पर भी कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा कि ऐसा ना महीने में पहुंचे। तो एक और लेयर खड़ी की गई, इसको कहते हैं सेशन लेयर। टाइम भी बताएगी और ये भी बताएगी कब किस टाइम पर किस डेट को आपने डेटा भेजा, और सेशन आईडी क्रिएट होगी, उसका पोर्ट एड्रेस खुलेगा, दूसरी जब पहुंचेगा तो सेशन आईडी क्लोज होगी, पोर्ट नंबर डिफाइन होगा, और उसी सेशन आईडी की दूसरी सेशन आईडी क्रिएट होगी कि मैं पहुंचा दिया गया हूं। अब आप उसको टाइम बाउंड करेंगे कि आपने विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर यहां पहुंचना है। ठीक है, तो जो सेशन लेयर है अब वो आपका पूरा का पूरा, एक तो कितना डेटा जाएगा उसकी भी गारंटी देगी कि हमने इतना डेटा देखा पहुंचते हुए। नेटवर्क लेयर ने क्योंकि जो बताया था उस राउटिंग से तो नहीं, कई राउटिंग से पहुंचेगा डेटा, कहीं पर ट्रैफिक जैम हो जाएगा, कहीं पे ज्यादा हो जाएगा, तो अपना वर्चुअल सर्किट चेंज करता रहेगा। तो ट्रक अपना